हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSS BPRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे एनबीएस केबीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए ये पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। पिछले वीडियो में हमने कम्युनिकेशन को बिल्कुल डिटेल में समझा था। कम्युनिकेशन पर मैं एक महा मैराथन वीडियो भी बना चुकी हूँ। जो बच्चे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का अगर वो महा मैराथन वीडियो आप देख लेंगे तो कोई भी सब टॉपिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका मिस नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है। वो नया टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि मैडम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, आज की इस वीडियो में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को डिफाइन करती है। तो ये एक प्रकार का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो चाहे यूजीसी नेट का सिलेबस देख लीजिए, बीएड देख लीजिए, एमएड देख लीजिए, ठीक है, आपको हर जगह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई ये जो टैक्सोनॉमी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, किसको क्लासिफाई किया गया है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मींस ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो ये जो बेंजामिन एस ब्लूम कौन थे, ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सिर्फ ब्लूम के द्वारा नहीं किया गया है, ब्लूम और उनकी टीम के द्वारा इस टैक्सोनॉमी को डेवलप किया गया था। कब किया गया था, 1956 में। उसके बाद इसको रिवाइज भी किया गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टैक्सोनॉमी है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो क्लासिफिकेशन किया गया है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स का, वो सिर्फ ब्लूम के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है। ब्लूम और उनकी टीम के द्वारा इस टैक्सोनॉमी को डेवलप किया गया था। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो दूसरे एजुकेटर्स थे, उनका भी अहम रोल है, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ब्लूम जो थे उस कमेटी की, यानी कि जो एजुकेटर्स की कमेटी थी, उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, ठीक है। क्या थे, चेयरपर्सन थे। इसलिए इस टैक्सोनॉमी को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर बात आती है कि भाई जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो किसका किया गया है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स का। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड इन एजुकेशन टू कैटेगराइज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क है। किसमें यूज की जाती है, एजुकेशन के फील्ड में इसको यूज किया जाता है। किसको कैटेगराइज किया गया है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाए, किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि भाई एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं, उनको किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके लिए क्या काम करती है, एक फ्रेमवर्क का काम करती है। जैसे एक फोटो होता है, उसका एक पूरा का पूरा फ्रेम होता है, तो उसी तरह से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को कैटेगराइज करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, ठीक है, कि किस तरह से उनको कैटेगराइज करना है। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या करती है, एजुकेटर्स और लर्नर्स की हेल्प करती है कि भी जो अलग अलग लेवल हैं, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और जो साइकोमोटर स्किल्स हैं, उनको समझने में और उनको किस तरह से अप्लाई करना है एजुकेशन के फील्ड में। देखिए, इस टेक्सोनॉमी में सबसे पहले एक डोमेन आया था, कॉग्निटिव डोमेन, लेकिन टाइम के साथ साथ इसको एक्सपेंड किया गया और उसके बाद उसमें अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को भी इंक्लूड किया गया, ताकि लर्निंग को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा जा सके। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में इसमें 3 डोमेन्स की बात की गई है। उन्होंने 3 डोमेन्स दिए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स। कॉग्निटिव का मतलब जो कि कॉग्निशन से रिलेटेड है, हमारे हेड से रिलेटेड है। अफेक्टिव का मतलब जो हार्ट से रिलेटेड है, और साइकोमोटर का मतलब जो हैंड से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि बच्चे में 3H का डेवलपमेंट करना। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे में 3H का डेवलपमेंट करना, यानी
यानी कि बच्चे के हेड का डेवलपमेंट करना, उसके माइंड का डेवलपमेंट करना, उसके हार्ट का डेवलपमेंट करना, उसके हैंड का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या कहती है कि भाई बच्चे में इन 3 डोमेन्स का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने इन 3 डोमेन्स को इंक्लूड किया है। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉग्निटिव का मतलब बच्चे के हेड का डेवलपमेंट करना, अफेक्टिव का मतलब बच्चे का जो इमोशनल एटीट्यूडनल एस्पेक्ट है उसको डेवलप करना, और साइकोमोटर का मतलब उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स का डेवलपमेंट करना, उसके हैंड का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ये जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन से आगे इनको भी सब डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, इनके अंदर भी लेवल्स बताए गए हैं कि भाई बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि बच्चे के जब हेड का डेवलपमेंट किया जाए तो वो किस तरह से किया जाना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने 6 लेवल्स बताए हैं जो कि लोअर टू हायर ऑर्डर हैं। ठीक है, ये लोअर टू हायर ऑर्डर हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट करना। इसके बाद अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें 5 लेवल्स बताए गए हैं, ये भी हायरार्की में है। सबसे निचला लेवल क्या है? रिसीविंग, उसके बाद रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। लोअर लेवल क्या है? रिसीविंग, और हायर क्या है? करेक्टराइजेशन। ये क्या है? हायर लेवल है। इसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में भी 5 सब डोमेन है या 5 लेवल्स हैं। सबसे निचला लेवल क्या है? इमिटेशन, उसके बाद मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। लोअर लेवल क्या है? इमिटेशन। ठीक है, और हायर लेवल क्या है? नेचुरलाइजेशन। तो इन 3 डोमेन्स को, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन और उनके अंदर जो सब डोमेन्स दिए गए हैं उनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन किस चीज पर फोकस करता है? यानी कि बच्चे के हेड से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स और नॉलेज एक्विजिशन से रिलेटेड है कि भाई बच्चे के हेड का डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पर 6 लेवल्स हम पढ़ेंगे। सबसे जो निचला लेवल है वो क्या है? नॉलेज। क्या है? नॉलेज। देखिए, नॉलेज की अगर हम बात करें तो ये सबसे लोवेस्ट लेवल का डोमेन है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के जितने भी सब डोमेन्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज क्या है? लोवेस्ट लेवल का डोमेन है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स को रिकॉल करता है, उसे चीजों की समझ नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चे को आपने अल्फाबेट्स रटवा दिए, 2 का टेबल रटवा दिया, या स्टेट्स की कैपिटल्स को बच्चे ने लर्न कर लिया, लेकिन उसको यहाँ पर किसी भी चीज की समझ नहीं है कि भाई जो 2 का टेबल है वो किस तरह से बना है। आपने उसको रट्टा लगवा दिया, उसने रट लिया, यानी कि उसको सिर्फ नॉलेज है, उसको समझ नहीं है। जो दूसरा लेवल है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बीइंग एबल टू एक्सप्लेन इट इन योर ऑन वर्ड्स। कॉम्प्रीहेंड करना, यानी कि बच्चे को यहाँ पर समझ आ जाती है जो भी इंफॉर्मेशन उसको थी, यानी कि उसने 2 का टेबल रट रखा था, लेकिन यहाँ पर उसको समझ आ जाता है कि भाई ये 2 का टेबल किस तरह से बना है। ठीक है, एक पैराग्राफ बच्चे ने पढ़ा था टेक्स्ट बुक में से, उसने पढ़ दिया देखकर, लेकिन उसको समझ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो उस पैराग्राफ को समझ भी पा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, यानी कि बच्चे को उस चीज की, उस इंफॉर्मेशन की समझ आ गई। इसके बाद थर्ड लेवल का जो डोमेन है वो क्या है? एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है? एप्लीकेशन, यानी कि बच्चे को सबसे पहले क्या थी? किसी चीज की नॉलेज थी, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी उसकी समझ उसको हुई। अब क्या कर सकता है? थर्ड लेवल पर बच्चा क्या कर सकता है? यानी कि जो भी नॉलेज उसको थी वो उसको अप्लाई कर सकता है, यानी कि 2 का टेबल उसने लर्न किया था, उसको समझ भी आ गया था, अब कहीं पर मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो वो उस चीज को अप्लाई कर सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चे ने समझा, दूसरी सिचुएशन में भी वो उस एडिशन सब्ट्रैक्शन को अप्लाई कर सकता है। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमने 3 लेवल्स देखे, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन। इसके बाद फोर्थ लेवल है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण करना। ठीक है, कौन सा लेवल है? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू सिंपलर पार्ट्स टू अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि चीजों को एनालाइज करना, डिफरेंशिएट करना, कैटेगराइज करना, ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना। ठीक है, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है, उसके पीछे क्या क्या कॉजेज और इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम एनालाइज करते हैं। इसके बाद फिफ्थ आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना, जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संश्लेषण। हिंदी में हम क्या कहते हैं? संश्लेषण या क्रिएट करना, जोड़ना। ठीक है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू और ओरिजिनल, यानी कि अलग अलग चीजों से आपने
कोई एक नई चीज बना दी जो कि आपकी ओरिजिनल है, ठीक है, आपने अलग अलग चीजों को देखा समझा और उससे एक नई चीज क्रिएट कर देना, वो क्या है, सिंथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब भाई चीजों को इवैल्यूट करना, जजमेंट देना, ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज सही है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, एविडेंसेस क्राइटेरियाज के आधार पर आप अपना जजमेंट देने में काबिल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इवैल्यूएशन है, आप चीजों को इवैल्यूट कर पा रहे हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको हमने डिटेल में समझा। कॉग्निटिव डोमेन क्या है, कॉग्निटिव डोमेन जो है लोवेस्ट लेवल का डोमेन है, यानी कि बच्चे के हेड का डेवलपमेंट किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस डोमेन में 6 लेवल बताए गए हैं, कौन कौन से, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये जो 6 लेवल है ये हायरार्की में है, सबसे जो लोवेस्ट लेवल है वो नॉलेज है और सबसे जो अपर लेवल है, हायर लेवल है, वो क्या है, इवैल्यूएशन है। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको रिवाइज किया गया, ठीक है। कब रिवाइज किया गया, 2001 में इसको रिवाइज किया गया था। और रिवाइज करने के बाद भी इसमें 6 लेवल थे, कौन कौन से, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूटिंग और क्रिएटिंग, ठीक है। अब जो ओरिजिनल टेक्सोनोमी दी गई और जो रिवाइज टेक्सोनोमी थी उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये ओरिजिनल टेक्सोनोमी है जो कि 1956 में दी गई थी, ये 2001 में जब इसको रिवाइज किया गया था। कौन सी डोमेन की हम बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज किया गया था। पहले इसमें ये 6 लेवल थे, कौन कौन से, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, 1956 की टेक्सोनोमी में। ये क्या थे, ये नाउन की फॉर्म में थे। उसके बाद जो 2001 में टेक्सोनोमी आई तो उसमें जो लेवल्स थे वही 6 लेवल हैं, कौन कौन से, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूट और क्रिएट, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ब की फॉर्म में है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूटिंग, क्रिएटिंग, ये क्या है, ये वर्ब्स है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो 1956 की टेक्सोनोमी और 2001 की जो टेक्सोनोमी है उनमें क्या है, जो लास्ट के 2 लेवल्स थे, जो हायर लेवल थे, 5th और 6th, उनको इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। यानी कि जो लास्ट हायर लेवल था उसको इसमें 5th लेवल पर रखा गया है और जो 5th लेवल था ओरिजिनल टेक्सोनोमी में सिंथेसिस करना, उसको हम क्रिएट करना भी कह सकते हैं या सिंथेसिस, दोनों का सेम ही मीनिंग है। तो इसको हायर लेवल पर उन्होंने रखा है। क्या मानना था कि भाई बच्चा पहले चीजों को इवैल्यूट करता है, क्रिएट वो बाद में करता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी या सिंथेसिस को हायर लेवल पर रखा गया है, 2 लास्ट के लेवल्स को इंटरचेंज किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1956 की टेक्सोनोमी है उसमें हायर लेवल क्या है, इवैल्यूएशन है, और जो 2001 की टेक्सोनोमी है, कॉग्निटिव डोमेन की मैं बात करी हूं, उसमें हायर लेवल क्या है, क्रिएट या हम सिंथेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल टेक्सोनोमी है और जो रिवाइज टेक्सोनोमी है उसमें भी 6 ही लेवल है। ये जो 6 लेवल दिए गए हैं इनका भी सेम ही मतलब है, ठीक है। तो इनको हम 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं, मोटा मोटा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि सेम ही मतलब है। पहला क्या है, रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब बच्चा चीजों को रिकॉल कर पा रहा है, सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको उस चीज की समझ नहीं है, रिकॉल कर पा रहा है। दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पर इस लेवल पर बच्चा चीजों को समझ पा रहा है। उसमें क्या था, जो ओरिजिनल टेक्सोनोमी में था, कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ शब्दों को चेंज किया गया है, सेम मतलब है, यानी कि बच्चे को उस चीज की समझ हो गई है। इसके बाद थर्ड जो लेवल है वो क्या है, अप्लाइंग, यानी कि बच्चा चीजों को अप्लाई कर पा रहा है न्यू सिचुएशंस में, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ लेवल है वो क्या है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब बच्चा जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझ पा रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, कैटेगराइज कर पा रहा है। और जो 5th लेवल है वो क्या है, इवैल्यूटिंग, यानी कि यहाँ पर बच्चा जजमेंट ले पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, चीजों को इवैल्यूट कर पा रहा है। जो हाईएस्ट लेवल है रिवाइज टेक्सोनोमी का वो क्या है, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग को हम सिंथेसाइज भी कह सकते हैं, सिंथेसिस भी कह सकते हैं, संश्लेषण करना, कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है। तो ओरिजिनल टेक्सोनोमी जो 1956 में आई थी और जो 2001 में इसको रिवाइज किया गया था कॉग्निटिव डोमेन को, तो उसके एलिमेंट्स लगभग सेम है, सिर्फ लास्ट के 2 एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्ब की फॉर्म में है, किस तरह से, जैसे रिमेम्बरिंग
वर्ब क्या है, रिकॉल करना, ठीक है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्यूटिंग, क्रिएटिंग। यहाँ पर ये सिर्फ मैंने आप लोगों को टेबल फॉर्म में दे दिया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डोमेन की। नेक्स्ट डोमेन क्या है, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो अफेक्टिव डोमेन बच्चे के हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि बच्चे में इमोशंस का डेवलपमेंट किस तरह से करना है, ठीक है, इमोशंस से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन किस चीज को एड्रेस करती है, इमोशनल एंड एटीट्यूडल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। बच्चे में इमोशंस और उसके एटीट्यूड को किस तरह से डेवलप किया जाए। अब ये जो अफेक्टिव डोमेन है ये किसके द्वारा दी गई है, डेविड क्रैथवाल का अहम रोल है, ठीक है। डेविड क्रैथवाल और उसके साथियों ने मिलकर इस डोमेन को डेवलप किया है। कब किया था, 1964 में, ठीक है। ब्लूम्स की ओरिजिनल टेक्सोनोमी सबसे पहले उसमें कॉग्निटिव डोमेन आया था, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन को ऐड किया गया, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन किस चीज पर फोकस करती है कि जो लर्नर है उसमें वैल्यूज, एटीट्यूड्स और इमोशंस को डेवलप करना। अफेक्टिव डोमेन क्या प्रोवाइड करती है एजुकेटर्स के लिए, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि भाई बच्चे में इमोशनल और इथिकल डेवलपमेंट बच्चों का किस तरह से किया जाए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करती है। तो बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो सकता है, तो इसके लिए उन्होंने 5 लेवल्स की बात की है। अब ये जो 5 लेवल्स हैं ये भी हायरार्की में है, यानी कि लोअर टू हायर है, रैंकिंग सिस्टम दिया गया है। सबसे पहला लेवल क्या है, रिसीविंग, यानी कि बच्चा क्या करता है, रिसीव करता है। उसके बाद रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। इन पांचों ही लेवल को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला लेवल क्या है, रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या है कि भाई इस लेवल पर जो लर्नर होता है, जो बच्चा होता है, वो मतलब पैसिवली चीजों को, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है उसको रिसीव करता जाता है। जैसे एक छोटा सा 2 साल का बच्चा है, घर में देख रहा है, मम्मी पापा को देख रहा है, भाई बहनों को देख रहा है, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं उनको पैसिवली रिसीव कर रहा है। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी समझ उसको नहीं है, ठीक है, कोई रिस्पोंड वो नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट लेवल इसमें क्या है, रिस्पोंडिंग, यानी कि अब इस लेवल पर बच्चा इतना हो जाता है कि भाई वो चीजों में पार्टिसिपेट करता है, उनमें इन्वॉल्व होता है और उनके प्रति रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो बच्चा क्या कर पाता है इस लेवल पर कि टीचर से क्वेश्चन पूछ पाता है, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर पाता है, यानी कि वो रिस्पोंड कर रहा है, ठीक है। छोटा सा बच्चा जो सिर्फ इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहा था, तो इस लेवल पर बच्चा इतना हो जाता है कि अगर उसके मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं या कुछ गाली गलौज गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी यूज करना सीख जाता है। तो वो क्या कर रहा है, रिस्पोंड कर रहा है। के बाद थर्ड लेवल क्या है, वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब बच्चा चीजों को वैल्यू देना सीख रहा है, वर्थ देख रहा है उनमें, ठीक है, कि कौन सी चीज, किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है, किसको अपने व्यवहार में उतारना है, किसको नहीं उतारना है, यानी कि वो वर्थ देखना शुरू कर देता है, चीजों को रिकॉग्नाइज करता है कि भाई जैसे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें एकेडमिक वर्क्स में तो उसको वो इंपॉर्टेंस देता है, उसको वो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, चीजों को वैल्यू देना सीख जाता है। यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन में जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है कि वैल्यूज देखने के बाद बच्चा क्या करता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि जो वैल्यूज उसने देखी उनको वो ऑर्गेनाइज करता है एक कोहेरेंट सिस्टम में। कोहेरेंट का मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से कि भाई कौन सी चीज उसके लिए सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज उसको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, ठीक है, कौन सी वैल्यूज को उसको ग्रहण करना है और कौन सी वैल्यूज को उसको छोड़ देना है। बाद जो सबसे हायर लेवल है अफेक्टिव डोमेन का वो क्या है, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फुल्ली इंटरनलाइजिंग वैल्यूज एंड एक्टिंग कंसिस्टेंटली इन अकॉर्डेंस विद देम, यानी कि जो वैल्यूज हमने ऑर्गेनाइज की हैं उसको अगर हम बार बार रिपीट करते जाएंगे कि भाई ये चीज हमारे लिए अच्छी है, उसको हम रोज रोज रिपीट करते जाएंगे, वही चीज करते जाएंगे, तो वो चीज हमारे करेक्टर का हिस्सा बन जाती है, उसको हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें ये करना है और ये नहीं करना। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी का ये अफेक्टिव डोमेन था। अफेक्टिव डोमेन में हमने 5 लेवल्स देखे, 5 के 5 लेवल हायरार्की में है। सबसे नीचे का जो लेवल था वो क्या था, रिसीविंग, उसके बाद रिस्पोंडिंग, उसके बाद वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। अब जो नेक्स्ट डोमेन है वो क्या है, साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन बच्चे के हैंड से रिलेटेड है, एक्शन बेस्ड डोमेन है ये, ठीक है, क्या है, एक्शन बेस्ड डोमेन है।
साइकोमोटर डोमेन की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? सिम्पसन के द्वारा 1975 में, यानी कि ब्लूम की जो ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम के द्वारा ही दिया गया था, उसी में ये एक्सटेंशन है। ठीक है, सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन आता है, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन आया, उसके बाद साइकोमोटर डोमेन आया। किसका अहम रोल है? सिम्पसन का। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी में सिर्फ ब्लूम का ही अहम रोल नहीं है, दूसरे एजुकेटर्स थे उस कमेटी के, उनका भी अहम रोल है। ठीक है, अब ये जो साइकोमोटर डोमेन है ये क्या कहती है, किस चीज पर फोकस करती है? बच्चे की फिजिकल और मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के हैंड से रिलेटेड है, बच्चे में प्रैक्टिकल स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चे प्रैक्टिकली चीजों को कर सकें। साइकोमोटर डोमेन्स एजुकेटर्स के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करती है कि बच्चे की जो फिजिकल स्किल्स है उनको रिफाइन किया जाना चाहिए। अब ये जो साइकोमोटर डोमेन है इसमें भी 5 लेवल दिए गए हैं, ये पांचों के पांचों लेवल हायरार्की में है। सबसे जो लोअर लेवल है वो क्या है? इमिटेशन। इसके बाद मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, ये सबसे हायर लेवल है। ठीक है, और सबसे लोअर लेवल क्या है? इमिटेशन। इनको हम वन बाय वन समझते हैं। साइकोमोटर डोमेन में जो सबसे लोअर लेवल है वो क्या है? इमिटेशन, यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? इमिटेट करता है, चीजों की नकल करने की कोशिश करता है, उनको हूबहू कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे लर्निंग टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय कॉपिंग द फिंगर मूवमेंट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है वो किस तरह से अपनी फिंगर्स का मूवमेंट कर रहा है, उस चीज को एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करता है, वो भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही करने की कोशिश करता है। इसके बाद जो सेकंड लेवल है, जो उससे हायर लेवल है इमिटेशन से, उसके बाद क्या है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू परफॉर्म अ फिजिकल टास्क विद सम प्रिसीजन एंड कंट्रोल, यानी कि जो भी उसने देखा उसको वो फिजिकली करने की कोशिश करता है कि भाई जो इंस्ट्रक्टर है वो किस तरह से अपने हैंड्स को मूव कर रहा है, तो वो भी क्या करता है, मतलब थोड़ी सी प्रिसीजन के साथ कि मैं भी करके देखता हूं। जैसे मास्टरिंग द स्किल ऑफ टच टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, कि जैसे कीबोर्ड पर वो क्या करता है? अपने हाथों को चलाने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो लेवल है वो क्या है? प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करना। ठीक है, प्रिसीजन रिक्वायर्स द एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क विद अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेटली काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, फोर्थ लेवल क्या है साइकोमोटर डोमेन में? फोर्थ लेवल है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेशन में क्या होता है? इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड विद कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो टफ से टफ काम होता है उसको भी वो स्मूथली और कोऑर्डिनेशन के साथ करता है। जैसे डांस की अगर हम बात करें, डांसिंग ग्रेसफुली विद फ्लूइड मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन, जब कोई डांसर होता है वो डांस करता है तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है, स्मूथली काम कर रहा है, वो क्या है? आर्टिकुलेशन है। इसके बाद साइकोमोटर डोमेन का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो क्या है? नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन सिग्निफाइज दैट अ स्किल और एक्टिविटी हैज बिकम सेकंड नेचर टू द लर्नर रिक्वायरिंग मिनिमल कॉन्शियस एफर्ट्स, यानी कि वो चीज हमारे नेचर का एक हिस्सा बन जाती है, उसके लिए हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे जब आप स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि ब्रेक कब मारना है, क्लच कब दबाना है, स्पीड कब देना है। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप सोचते नहीं है। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन होती है आप उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक मार लेते हैं, रेस दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारे नेचर का हिस्सा बन गई है, वो क्या है? नेचुरलाइजेशन। तो ये साइकोमोटर डोमेन के 5 लेवल्स जो कि हायरार्की में अरेंज है। सबसे जो नीचे का लेवल है वो क्या है? इमिटेशन, यानी कि बच्चा पहले नकल करने की कोशिश करता है, उसके बाद आता है मैनिपुलेशन, उस चीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। उसके बाद प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करता है। आर्टिकुलेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको भी इजीली स्मूथली वो कर पाता है कोऑर्डिनेशन के साथ। इसके बाद है नेचुरलाइजेशन का मतलब वो चीजें जो करते करते बच्चे इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसको सोचने की जरूरत नहीं होती, वो उसके नेचर का एक हिस्सा बन जाती है, उनको वो इंटरनलाइज कर लेता है। ये साइकोमोटर डोमेन के 5 लेवल्स हमने डिस्कस किए। तो ये पूरी की पूरी ब्लूम्स टेक्सोनोमी को आज की इस वीडियो में हमने देखा। देखिए, ब्लूम्स टेक्सोनोमी में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल को डिवाइड करने के लिए 3 लेवल्स की बात की गई है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तीनों ही डोमेन क्या है? हायरार्की में अरेंज है। सबसे लोअर लेवल का जो डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन सबसे हाईएस्ट लेवल का डोमेन है। ठीक है, अब इनके अंदर जो सब डोमेन्स बताए गए हैं उनको भी हमने वन बाय वन समझा है।
आई होप कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई 1956 में इसको दिया गया था, तब से लेकर आज तक हम बीएड में भी हर जगह ब्लूम्स टेक्सोनोमी को पढ़ते आ रहे हैं। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या करती है? Understanding the significance of Bloom's taxonomy is essential for educators, curriculum developers and policy makers। यानी कि करिकुलम को डेवलप करने के लिए, एजुकेटर्स के लिए किस तरह से करिकुलम को डेवलप करना है, किस तरह से इंस्ट्रक्शनल डिजाइन तैयार करने हैं, पॉलिसीज क्या बनानी है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क का काम करती है। ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, पहला पॉइंट क्या है? क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या करती है? एजुकेटर्स की हेल्प करती है कि वो लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है करिकुलम डिजाइन, यानी कि करिकुलम को जब डिजाइन किया जाता है एजुकेटर्स के द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, जो इंस्ट्रक्शनल प्रारूप तैयार किया जाता है वहां पर भी ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प करती है कि भाई करिकुलम का डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए। जो भी लेवल्स बच्चे के बताए गए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, उन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट अलाइनमेंट। असेसमेंट अलाइनमेंट यानी कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जब मेजर करते हैं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जो असेसमेंट टास्क है उनको लर्निंग आउटकम्स के साथ अलाइन भी कर सकते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो डाइवर्स नीड्स वाले होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो उनके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस तैयार की जाए उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, यानी कि जो टेक्सोनॉमी है वो प्रमोट करती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि यहाँ पर इसके द्वारा आप बच्चे में एनालाइज किस तरह से करना है, चीजों को सिंथेसाइज कैसे करना है, इवैल्यूएट कैसे करना है, तो इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड टीचिंग, यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा जो एजुकेटर्स हैं वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि उनको किस तरह से बेहतर बनना है। ठीक है, अपनी पेडागोजिकल स्किल्स को और इनोवेटिव तरीके से अपनी जो लर्निंग है उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, वहां पर भी ये टैक्सोनॉमी हेल्प करती है एजुकेटर्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कल्टीवेट स्किल्स दैट आर वैल्यूएबल बियॉन्ड द क्लासरूम, यानी कि सिर्फ क्लासरूम तक ही बच्चों को तैयार नहीं करती, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रिपेयर करती है कि भाई जो बच्चे हैं उनके सामने जो भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको वो किस तरह से हैंडल कर पाए। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स, यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं जैसे क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी, उनका भी असेसमेंट किया जा सकता है। सिर्फ जो लोअर लेवल की स्किल्स हैं जैसे नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, उनके असेसमेंट के लिए इंकरेज नहीं करती, बल्कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग्स हैं उनका भी असेसमेंट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा किया जा सकता है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में भी ये इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा कि भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हम बात करें कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसको क्लास में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, इफेक्टिवली अप्लाइंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन द क्लासरूम रिक्वायर्स थॉटफुल प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, यानी कि इसको अगर आप क्लास में अप्लाई करेंगे तो क्या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, तो क्या क्या करना चाहिए क्लास में अप्लाई करते टाइम, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज आप कर रहे हैं, जब इसको क्लास में अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला आप क्या करेंगे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। ठीक है, कि भाई जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप सेट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि भाई बच्चे का लेवल क्या है, कॉग्निटिव लेवल पे अगर हम बात करें तो बच्चा किस लेवल पर है, ठीक है, नॉलेज पर है, कॉम्प्रीहेंशन के लेवल पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप टीचिंग मेथड्स को चूज करेंगे, एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स का यूज करेंगे। असेसमेंट का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज
क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं, बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बच्चों को डिस्कशन के लिए क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ताकि बच्चे एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट करना सीखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई आप रिकॉग्नाइज करेंगे सबसे पहले कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डाइवर्स एबिलिटीज वाले होते हैं, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कुछ स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, तो उनको आप एडिशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इनहेंस किया जा सके। ये कुछ मेन पॉइंट थे कि भी ब्लूम्स टेक्सोनोमी को अगर आप क्लास में अप्लाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी को बिल्कुल डिटेल में समझा है। आई होप कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी कॉमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, और आपके कॉमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, तो जो भी आपका फीडबैक रहता है वो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताया करो। अगली वीडियो में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो हमने डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेज।